हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिको डू। तो आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक। तो मेडिको डू नाम तो सुना ही होगा। तो आज का अपना टॉपिक है ऑप्टिक्स। आज पढ़ेंगे अपन ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के अंदर देखो पहला फॉर्मूला सी एयर अपॉन सी मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम और वी एयर अपॉन वी मीडियम। ये एक ऐसा रिलेशन है जो इंटरचेंजेबल है और ये बहुत काम आता है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद अपन देखते हैं म्यू एम। अभी रिलेटिव है होता है कैसे, मीडियम का एयर के रिलेटिव, ठीक है, मतलब मीडियम का एयर के सापेक्ष। तो किसके रिलेटिव में? एयर के रिलेटिव में। तो इसको अपन लिखते कैसे हैं? अब देखो एयर का तो 1 होता है, इसलिए अपन जो है जनरली एयर का यहाँ पे लिखते नहीं है, पर आप यहाँ पे एयर लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो म्यू ए का जो मान है या फिर म्यू ए की जो वैल्यू है वो म्यू आर से ज़्यादा होती है, और वी क्या होता है? एन इंटू लैम्डा। अब ध्यान रखना, अगर कोई समतल दर्पण या फिर मैं बोलूँ कोई प्लेन मिरर है और अगर उसको थीटा से अपन घुमा दें तो उसका जो विचलन होगा, जो डेविएशन होगा, वो कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2 आई, या फिर मैं बोलूँ 180 माइनस 2 आई, ठीक है। अब देखो कोई रे इधर आ रही है और फिर परावर्तित होकर इधर चली जाती है, या फिर मैं बोलूँ रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है, तो ये तो आपका क्या बन जाएगा? आर, और ये क्या बन जाएगा? आई। और अगर आप इसको डॉट 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 करके आगे करोगे इंसिडेंस वाली रेस को, तो ये आपका क्या बन जाएगा? आर डैश, ठीक है। तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्नेल का लॉ भी बोलते हैं अपन। और साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू टेन इंटू आई, और साइन थीटा सी इज इक्वल टू टेन आई, मतलब साइन थीटा सी की जो वैल्यू है वो टेन आई के इक्वल हो जाएगी अपनी। अब देखो अगर कोई रे रेड टू डेंसर मीडियम में आएगी तो डी अपीयरेंट कितना हो जाएगा? डी बाई म्यू हो जाएगा, ठीक। और अगर डेंस टू रेयर मीडियम में आ रही है तो जो आपका डी अपीयर है वो कितना हो जाएगा? अपीयरेंट म्यू इंटू डी, कितना होगा? म्यू इंटू डी। और एक्स की अगर मैं बात करूँ, या फिर मान लो ये कोई स्लैब रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे इसकी क्या कर बन रही है? इमेज। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी? तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? d इंटू वन माइनस वन बाय म्यू करेंगे। कितना करेंगे? d इंटू वन माइनस वन बाय म्यू। तो ये करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी है? 8 नंबर पे क्या है? टी आई आर के लिए कंडीशंस बता रखी है कि टी आई आर कब कब हो सकता है। देखो टी आई आर के होने के लिए आई सी जो है एक रिक्वायरमेंट है, किसके लिए? टी आई आर होने के लिए, मतलब आपका क्रिटिकल एंगल आ गया है, ठीक है। और टी आई आर होने हेतु लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए। किस में जानी चाहिए? डेंसर टू रेयर में। ये देखो यहाँ से डेंसर से रेयर में तो जा रही है, ये डेंसर हो गया आपका और ये तो रेयर में जा रही है, ठीक, यहाँ से यहाँ पे। और देखो साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन म्यू, और म्यू आर अपॉन म्यू डी हो जाएगा, क्योंकि आप किधर जा रहे हो? डेंसर टू रेयर में जा रहे हो ना, तो डी यहाँ पे आएगा आपका और आर यहाँ पे आएगा। तो अगर आपको इस रिलेटिव अगर आप इसको सॉल्व करोगे, लिखोगे, तो क्या जाएगा आपके पास में? म्यू आर अपॉन म्यू डी आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। तो टी आई आर होने की शर्त क्या है? कि जो आपके इंसिडेंस एंगल है उसका मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका टी आई आर होगा, वरना टी आई आर नहीं होगा। इधर से कोई कोण है, इधर से डेंसर है, डेंसर से ये यहाँ से रेयर में जा रही है, ठीक। और ये क्या हो गई? अभिलंब या फिर नॉर्मल से 90 डिग्री के एंगल पे क्या हुई? अपवर्तित हुई, या फिर मैं बोलूँ रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। तो देखो साइन आई की वैल्यू मैंने आपको बताया साइन थीटा से ज़्यादा होगी। अगर आई की वैल्यू ज़्यादा है तो साइन आई की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? और ध्यान रखो म्यू हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो साइन आई की वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये भी यहीं से निकल के आता है। कौन से? ये जो डायग्राम है इसी से निकल के आता है। देखो यहाँ पे थीटा सी ए दे रखा है, ये थीटा सी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा सी हो जाएगा। यहाँ से रिलेशन निकल के आएगा। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? आर की जो वैल्यू है आपकी, जो रेडियस है, वो कितनी हो जाएगी? एच इंटू टेन थीटा सी का इक्वल हो जाएगी। और साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन म्यू, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आर अपन निकालोगे म्यू की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? आज एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो अगर आपको कोई प्रिज्म दे दिया, ठीक है, इधर से ये कोई रे आई, यहाँ पे गई और फिर यहाँ से निकल गई, तो इमरजेंस एंगल हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये आपका क्या होगा? इंसिडेंस एंगल हो गया, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये प्रिज्म एंगल हो गया। अब देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 प्लस R2, और रो की वैल्यू कितनी होती है? डेविएशन एंगल है, ठीक है, I प्लस ई माइनस ए। चूँकि आई इज इक्वल टू ई के हो गया, तो अपने पास रो मिनिमम कितना हो जाएगा? 2i माइनस ए, क्योंकि आई इसके इक्वल हो गया ई के, तो 2i माइनस यहाँ पे आपकी फॉर्मूला बन जाएगा। इफ प्रिज्म एंगल ए इज़ वेरी स्मॉल, अगर ये ए स्मॉल हो जाए तो क्या आ जाएगा आपके पास में? रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू माइनस 1 इंटू ए। कब? जब प्रिज्म एंगल स्मॉल हो जाए तब। अगर इफ संयोजन पर विक्षेपण बिना विचलन के, मतलब कि आपका जो विक्षेपण होता है विदाउट डेविएशन के अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी फॉर्मूला? म्यू वन माइनस वन इंटू ए वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन इंटू ए टू, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये चीज़ है जो यहाँ पर आ रही है, पर कब? विदाउट डेविएशन, क्योंकि डेविएशन को ही तो आपको इक्वल करना है। ये क्या था? डेविएशन का फॉर्मूला था, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? डेविएशन को ही तो इक्वल कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ऑन पॉलिशिंग, अगर आपने उस प्रिज्म पर एक साइड में पॉलिश कर दी, ये देखो ये पी वाई क्यू में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में
रख लेना। इसमें क्या होता है, फॉर नॉट इमरजेंसी, अगर ये वाली शर्त को अगर आप फुलफिल करोगे तो क्या होगा, इसमें R2 0 हो जाएगा और R का मान कितना हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या जाएगा, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से ये रे जाएगी, यहाँ पे टकराएगी और ये यहाँ पे जाएगी, इससे निकलेगी ही नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने पॉलिश कर दिया इस वजह से। तो इस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है और साथ में आपका R जो है A के इक्वल हो जाएगा, R2 0 हो जाएगा और R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A के इक्वल हो जाएगी। कितने की इक्वल, क्योंकि R2 तो 0 हो गया और आप R आपका क्या होता है, R1 प्लस R2। ठीक है, R2 0 हो गया तो R1 किसके इक्वल हो गया, R के। तो यहाँ पे देखो ये थीटा सी और ये A के इक्वल हो गया। ठीक, अब रो मिनिमम के केस में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू ई के इक्वल हो गई, अभी मैंने बताया था ना। देखो रो मिनिमम आई की वैल्यू ई के इक्वल हो रही है, नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ अपन ने लिखी है, आई की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2R हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2। यहाँ पे आर कितना निकल जाएगा आपका, A/2। देखेंगे म्यू की वैल्यू कितनी होती है, C/V के, और वी की वैल्यू कितनी होती है, N इंटू लैम्डा के, और आपका म्यू क्या हो जाएगा, या फिर एन को बोला तो क्या हो जाएगा, C/λ। ये क्या आपके आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब ये रिलेशन भी आप याद कर लो, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है कि म्यू समानुपाती 1/V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/1/λ। ठीक है, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद कर लेना। देखो मैं आपको क्विक रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि अभी आपकी नीट की एग्जाम बहुत पास में, लगभग 80 दिन बचे हुए हैं। तो आप जितना जल्दी रिवाइज कर सको, फॉर्मूलों की शीट्स बना सको, है ना, 1 पेज फॉर्मूला शीट, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये टाइम अब फॉर्मूला शीट से रिवाइज करने का आ चुका है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फॉर्मूला शीट वाला रिवीजन सीरीज। तो चलो 12 नंबर अपन देखते हैं, विक्षेपण मतलब कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। अगर आपके पास में ये ऐसा कोई क्वेश्चन में पूछे तो वो क्या करना है, रो की वैल्यू 0 कर देंगे, रो 1 प्लस रो 2 की वैल्यू कितनी होगी, रो 1 इज इक्वल टू माइनस रो 2। वही सेम चीज़ अभी मैंने जो बताई थी वही आ गई। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे और रो मिनिमम तो भी मैंने बताया था कितना, म्यू -1 इंटू ए आ जाएगा आपका। ठीक, तो देखो इफ़ रे 1 एक सिरे से इंसिडेंस हो और दूसरे सिरे से बाहर ही ना निकले, तो एक तरह से तो आ गई पर दूसरे सिरे से बाहर ही नहीं निकली, तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास में यह जाएगा, म्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा से। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो आपकी रो की म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 से ज़्यादा है उसके बराबर। और ये PYQ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। अब देखो रेनबो का बनना, रेनबो आपका कब बनता है, पहली कंडीशन में TIR होना चाहिए, दूसरा वर्ण विक्षेपण होना चाहिए, तभी आपका रेनबो बन पाता है। 15 नंबर पर देखेंगे सन का रेड होना। सन कब रेड होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपका सन क्या होता है, रेड होता है। ठीक, के लिए एक और क्वेश्चन आ गया आपका, म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो साइन इंटू रो मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो याद करना ही करना है। अगर थीटा को स्मॉल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रो मिनिमम प्लस A/2 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो मिनिमम प्लस A/2। आभासी गहराई निकालनी हो या डी अपीयरेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, T1 अपॉन म्यू 1 अपॉन म्यू फाइनल, मतलब जो भी आपका मीडियम है वो वाला, और प्लस T2 अपॉन म्यू 2 अपॉन म्यू फाइनल, जो भी आपका मीडियम है वो वाला। तो इससे आपकी क्या जाएगी, डी अपीयरेंट आ जाएगी। और अगर बोले कि शिफ्ट बताओ कितनी हुई है, कितना शिफ्ट हो गया आपकी इमेज, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, D माइनस डी अपॉन म्यू, तो इतनी आपकी इमेज शिफ्ट हो गई, तो ये शिफ्टिंग का फॉर्मूला होगा। अब देखो फॉर मिरर, मिरर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि आपका क्या आवर्धन या मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, HI/HO माइनस V अपॉन यू, F अपॉन F माइनस यू, F माइनस V अपॉन F। तो ये 4 तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो ये लेंस फॉर्मूला, अगर लेंस फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये आपका लेंस फॉर्मूला हो गया। अगर गोलीय सतह से अपवर्तन हो या फिर मैं बोलूँ डिफ्रैक्शन हो, तो इसके फॉर्मूले के क्या जाएगा, इसका म्यू 2 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R। कब, गोलीय सतह से होता है। ठीक है, मान लो आपको लेंस दे दिया, इधर म्यू 1 है, इधर म्यू 3 आपका मीडियम है, बीच में म्यू 2 है, इसकी जो है वक्रता त्रिज्या वो R1 है और इसकी कितनी है, R2 है रेडियस। इधर की वैल्यू आपकी कितनी हुई, U, और इधर V1। इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू 3 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1 प्लस म्यू 3 माइनस म्यू 2 अपॉन R2। इसमें दो क्यों आ गया, क्योंकि इसके अंदर दो वक्रता आ गया ना, या मैं बोलूँ दो कर्व आ गया। तो ये लेंस हो गया, लेंस में तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू L अपॉन यू एम माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला भी आपका लगेगा कब, जब आपके पास सिर्फ दो ही मीडियम होंगे, एक तो लेंस होगा और एक यहाँ पे एयर मान लो आप। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे म्यू 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। इसका मतलब क्या है, ये जो अपवर्तनांक है मीडियम 2 का 1 के सापेक्ष, कितना, मीडियम 2 का मीडियम 1 के सापेक्ष, मीडियम 2 का किसके रिलेटिव में, मीडियम 1 के रिलेटिव में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो ये रिलेशन भी बहुत कमाल का है, इसमें आपको क्या करेगा, बहुत बार वेलोसिटी दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसका म्यू बताओ या फिर दूसरे का म्यू 1 का म्यू बताओ, है ना। तो ये आपसे रिलेशन देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये PYQ में भी आया हुआ है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना आप। और ये देखो थीटा की फॉर्म में पूछ सकता है आपसे, लैम्डा की फॉर्म में पूछ सकता है, तो ये रिलेशन भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। और ये देखो R1 इज इक्वल टू R2, अगर R के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल, है ना। तो इसके फॉर्मूला क्या जाएगा आपके पास, R/2 इंटू म्यू माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे फोकल दूरी जो है, फोकल डिस्टेंस है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी आपकी। मान लो इसमें भी जो इसकी वक्रता त्रिज्या वो सेम दे दी R, और ये क्या है आपका कॉनकेव लेंस, कौन सा,
अब सेम रेडियस है दोनों साइड में, है ना, और ये कौन सा आपका कॉनकेव लेंस है, तो समो अवतल हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे साइन आप क्या लिखोगे, माइनस का लिखोगे। अपॉन वी माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपका लेंस फॉर्मूला जाएगा। एम की वैल्यू लिखोगे तो एच आई अपॉन एच इज इक्वल टू v/u हो जाएगा, ठीक है, यह मैग्नीफिकेशन आ गया आपका। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, f/f प्लस u इज इक्वल टू f माइनस v/f। यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है नीचे, है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक। और यहाँ पे देखो जो आपकी जो पावर है लेंस की वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, एफ एल के, मतलब कि फोकल लेंस से, ठीक है। और देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, और 2 इंटू म्यू माइनस 1/r 1/f एल, तो एफ एल का अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपके पास में पी एल आ जाएगा, मतलब पावर ऑफ लेंस। ये क्या है, फोकल डिस्टेंस ऑफ लेंस, और ये पावर ऑफ लेंस। देखो ये किसकी है, लेकिन ये आपकी किसकी है, जो आपका ये ना, अब ये आपकी जो पावर है किसकी है, समतल अवतल की, और ये समतल अवतल की है क्या पावर, इसमें माइनस है और इसमें माइनस नहीं आएगा। अभी मैंने ऊपर बताया, तो इसकी जो आपकी पावर है वो भी पॉजिटिव रहेगी, इसकी फोकस दूरी नेगेटिव है तो इसकी पावर भी नेगेटिव रहेगी। पूछा अगर वो अवतल दर्पण की जो पावर है वो कितनी होगी, तो भाई कितनी आएगी, 2/r आएगी, ठीक है, और पॉजिटिव आएगी। और उत्तल दर्पण की पावर पूछे तो कितनी आएगी, -2/r, क्योंकि इसकी फोकल दूरी कितनी होती है, r/2, और इसकी फोकल दूरी कितनी होती है, -r/2। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फोकल दूरी होती है ना वो -1/f होती है। मतलब अपन ने लेंस में तो क्या पढ़ा था, 1/f ही पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन हो रहा था, किसमें, दर्पण या मिरर के अंदर। तो देखो यहाँ पे माइनस थी तो क्या हो गई, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ पे क्या हो गई, नेगेटिव, ठीक है। और इसकी जो वक्रता थी जब वो कितनी होती है, इन्फिनिट, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 0, ठीक। अब देखो उत्तल दर्पण से हमेशा जो इमेज बनती है वो छोटी और सीधी बनती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, इसलिए मैंने लिखा है, तो इसको याद रखना आपको। किससे, मिरर से। मिरर समझाता है ये चीज़ कि फोकस दूरी के अपोजिट तो आपकी पावर होती है, साथ में उसमें माइनस हो जाता है, तो माइनस का साइन भी ध्यान रखना आप लोग। मान लो संयोजन, ठीक है, कनेक्ट करें किसी 2 मिरर को या फिर लेंस को, तो देखो इसमें क्या जाएगा, अगर इसने यहाँ पे पॉलिश कर दी तो क्या हो जाएगा, एक तो मिरर बन गया आपके पास, और एक आपके पास में ये क्या है आपके पास में, एक लेंस है, तो क्या जाएगा 2PL + PM, ठीक। क्योंकि तो क्या हो गया, समतल उत्तल हो गया, तो इसकी तो क्या जाएगी, 2 इंटू PL लेंस वाली आ जाएगी पावर, और इसकी एक तरफ ये साइड में क्या बन जाएगा, मिरर, तो इसकी क्या आ जाएगी, मिरर की पावर आ जाएगी। अब देखो अगर ये दो डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे हो, तो मतलब दो आपके जो लेंस है वो d डिस्टेंस पे, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P1 + P2 - dP1 × P2, ये आपका फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मान लो किसी के मायोपिया है, या फिर मैं बोलूँ शॉर्ट साइटनेस है, इसका मतलब क्या है, उसकी जो साइट है ना वो शॉर्ट हो गई, मतलब उसको पास की चीज़ें ही दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी जो साइट है वो क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, मतलब उसको पास की चीज़ें ही दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई नहीं दे रही। तो देखो पॉइंट क्या हो गया, पास की तो साफ दिखाई देती है, दूर की धुंधली दिखाई देती है। उसकी फोकस दूरी किस में होती है, नेगेटिव में होती है। और इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। और इसकी जो यू है, मतलब इसका जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, इन्फिनिट दूरी पे होता है। कितनी दूरी पे, इन्फिनिट दूरी पे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि उसको दिखने लग जाए, तो अपन क्या करेंगे, उस इन्फिनिट बिंदु को या इन्फिनिट जो डिस्टेंस है उसको अपन वी पे ले आएंगे, मतलब 50 मीटर पे या 100 मीटर पे ले आएंगे, तब तो उसको दिख जाएगा ना, क्योंकि उसकी साइड क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। तो अगर उसको कम दूरी पे ले आएंगे तो उसको दिखने लग जाएगा। प्रेस बायोपिया क्या होता है, लॉन्ग साइडनेस, मतलब कि दूर की चीज़ें दिखाई देगी अच्छे से, पर पास में नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि अब उसकी जो साइड है वो क्या हो गई है, लॉन्ग, तो सिर्फ दूर की चीज़ें अच्छी दिखाई देगी और पास की चीज़ें सही दिखाई नहीं देगी। तो दूर की चीज़ साफ और पास की चीज़ें धुंधली दिखाई देती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। तो इसका निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यू किस में लेंगे, -25 सेंटीमीटर लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे आप। तो देखो उसको दूर की चीज़ें दिखाई देती है, तो अपन क्या करेंगे, उसका निकट बिंदु क्या हो गया, मतलब वो कौन सी दूरी है, वो कौन सी निकटतम दूरी है, वो कौन सी क्लोजेस्ट दूरी है जहाँ तक वो देख सकता है, वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इससे ज़्यादा पास में वो नहीं देख सकता, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस 25 सेंटीमीटर को ज़्यादा दूरी पे बना देंगे, तब तो वो देख लेगा ना, क्योंकि वो दूर की चीज़ें तो देख सकता है ना। तो अपन इस 25 सेंटीमीटर क्या करेंगे, ज़्यादा दूरी पे बना देंगे। इसमें क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, इसलिए दूर की चीज़ें तो दिखाई देती है लेकिन पास की दिखाई नहीं देती। जैसे इसको एक एग्जाम्पल किससे अपन समझते हैं, तो देखो एग्जाम्पल क्या हुआ है, मान लो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं देख सकता। आपको क्वेश्चन दे दिया कि कोई इंसान है वो 100 मीटर से ज़्यादा की पास में देख ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब इसका निकट बिंदु कितना है, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास नहीं देख सकता ना, 100 सेंटीमीटर से दूर तो देख सकता है। इसका निकट बिंदु कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका क्या है, दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास, क्योंकि ये दूर तो कितना भी देख सकता है पर पास इससे ज़्यादा नहीं देख सकता, तो इससे पास नहीं देख पाएगा। और अपन क्या करेंगे, अब उस जो अपनी 25 सेंटीमीटर जो भी मैं आपको ऊपर समझाया था, तो उस 25 सेंटीमीटर को अपन क्या करेंगे, वी पे बना देंगे, ठीक है।
तो 20 का कितना है 100 मीटर, 100 ही तो है। तो अपन क्या करेंगे 25 को 100 मीटर पर बना देंगे। अगर 100 पे बना दें तब तो देख सकता है ना, हाँ बिल्कुल देख सकता है। तो इस 25 को 100 पे बना दो तो आपका यू कितना हो गया -25 और वी कितना हो गया -100। तो इसको इतनी दूरी पे बना देंगे तो ये देख लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका क्या दूरदृष्टि दोष है, ठीक। मान लो जस्ट उल्टा एग्जांपल ले लें अपन कि 100 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं देख सकता। दूर बिंदु कितना हो गया 100 मीटर, क्योंकि इससे ज़्यादा दूर नहीं देख सकता वो। अगर इससे कम दूरी ले लें तो देख लेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, इसका दूर बिंदु है ना उसको 100 मीटर पे बना देंगे। दूर बिंदु कितना है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को 100 पे बना दो, क्योंकि दूर नहीं देख सकता, पास तो देख सकता है ना पर है। तो इन्फिनिटी को अपन पास वाली दूरी पे बना देंगे तो वो देख लेगा। अब देखो अच्छी दृष्टि के लिए क्या होना चाहिए, दूर बिंदु कितना होना चाहिए अपना इन्फिनिटी होना चाहिए, निकट बिंदु कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। अब एक्रोमेटिज्म देखते हैं, अवर्णकता क्या होती है। तो ω1/f1 इज इक्वल टू -ω2/f2 ये लिखेंगे। ये PYQ में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसमें से आपको 3 की वैल्यू वो दे देगा और चौथे की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो आकाश का नीला रंग, बादलों का सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो इनको याद कर लेना। मान लो किसी लेंस को आपने बीच में से काट दिया तो फोकस दूरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फोकस दूरी एफ की एफ ही रहेगी, पहले भी एफ ही थी। और इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो वो एरिया पे डिपेंड करेगी, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आपने लेंस को मान लो बीच में से काट दिया तो क्या होगा, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी उसकी क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। देखो 2f हो गई ना, तो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी आपकी अनचेंज रहेगी, इंटेंसिटी पे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि इंटेंसिटी जो है आपकी इसके रेडियस पर डिपेंड कर रही है। अभी भी देखो इसकी रेडियस तो इतनी है ना, पहले भी इसकी रेडियस इतनी थी और अभी भी इसकी रेडियस इतनी है, तो वो अनचेंज रहेगी, ठीक है। अगर मान लो x1 x2 की वैल्यू दे रखी है तो आपकी फोकस दूरी कितनी चाहिए, √(x1 × x2)। अगर मान लो उसने आपको इमेज 1 और इमेज 2 की वैल्यू दे रखी है तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना आ जाएगा, √(I1 × I2), ठीक है। और रिजल्टेंट फोकस दूरी कैसे निकालने, अगर मान लो 2 फोकस दूरियाँ दे रखी हो तो 1/f1 + 1/f2 इक्वल टू क्या जाएगी 1/f। तो एफ इक्विवेलेंट आपकी जाएगी, टोटल फोकस दूरी आपकी आ जाएगी। अब देखो फोकस दूरी नेगेटिव होती है कुछ में कॉनकेव लेंस में, फोकस दूरी नेगेटिव किसमें होती है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होता है और यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग होता है, जस्ट उल्टा होता है। फोकस दूरियाँ तो दोनों की नेगेटिव होती है, कॉनकेव की, मिरर हो चाहे लेंस। लेकिन यहाँ पे जो अभिसारी लेंस है वो कौन है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे अभिसारी जो दर्पण है या मिरर है वो कौन है कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब देखो कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बड़ी रियल वर्चुअल है इक्वल हो सकती है। इसको डेंटिस्ट यूज़ में लेते हैं, हेडलाइट में इसको यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा ऑलवेज वर्चुअल छोटी और सीधी बनती है। कैसी बनती है, छोटी और सीधी बनती है। इसको अपन व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी जाएगी D/F या फिर D/U एट इन्फिनिटी पर। एफ किसके इक्वल हो जाएगा यू के, और डी को अपन लेंगे 25 सेंटीमीटर के इक्वल। मैग्नीफिकेशन पावर अपन देखेंगे तो 1 + D/F या फिर D/U, ठीक। और β/α किसके हो जाएगा D/U के इक्वल हो जाएगा। तो वी क्या हो जाएगी अपनी नेगेटिव और यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, मतलब वी को नेगेटिव लेंगे और यू को भी नेगेटिव लेंगे। अब देखो साइन के साथ में इसको यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही लेंस वाला फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करना है, अगर मिनिमम डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर किसके इक्वल हो जाएगा -v0/u0 × 1 + D/F के इक्वल हो जाएगा। और ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी VO + U की इक्वल हो जाएगी। और अगर इन्फिनिटी पर अगर आपको दे रखा है उसने तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, मैग्नीफिकेशन पावर आपकी -v0/u0 × D/F के इक्वल होगी। साथ में इसको अपन क्या लिख सकते हैं, और -L/F × D/F भी लिख सकते हैं, आपका सेकंड फॉर्मूला होगा। इसको भी याद करना भाई, इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके बहुत सारे। और UE की वैल्यू किसकी हो जाएगी एफ के इक्वल, और VE की वैल्यू किसकी हो जाएगी इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगी। ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी VO + FE कितनी हो जाएगी VO + F। VE को नेगेटिव लेंगे और FE को क्या लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो देखो खगोलीय दूरदर्शी की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस पे तो -F/F × 1 + FE/D होगा, समझ में आई। और ट्यूब लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी VO + FE कितनी हो जाएगी VO + FE। और अगर इन्फिनिटी पे बात करें तो ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी FO + FE, और मैग्नीफिकेशन पावर कितनी हो जाएगी -FO/FE, और या फिर इसको लिख सकते हैं β/α इज इक्वल टू FO/FE। तो इस तरह से आपके 54 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। तो 54 फॉर्मूले में आपके सारे कंसेप्ट आ गए हैं, सारे फॉर्मूले जितने भी पॉसिबल थे मैंने सब लिखा दिए हैं इंपॉर्टेंट। इसी में से क्वेश्चन आते हैं और इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और मैंने जो PYQ इंपॉर्टेंट थे वो भी लिखा दिए। तो आपको क्या करना है, इन 54 फॉर्मूलों को जितना ज़्यादा याद कर सको उतनी ज़्यादा बार याद करो, रिवाइज करो, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग कीप स्टडिंग, चलो बाय।